आपने बायजूस का नाम जरूर सुना होगा। वही बायजूस जिसकी शिक्षा जगत में क्रांति की तरह पब्लिसिटी की गई थी। बायजूस ने बच्चों की पढ़ाई करने का तरीका ही बदल कर रख दिया था। एक छोटे से कोचिंग सेंटर से देश की पहली और सबसे बड़ी एडटेक कंपनी बायजूस ने देश में कोचिंग का मतलब ही बदल दिया। एक्सपर्ट टीचर्स, हाईटेक क्लासरूम्स, अप टू डेट ऐप, बायजूस को देश में डिजिटल शिक्षा क्रांति का सबसे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर कहा जाने लगा। लेकिन फिर अचानक से बायजूस का बुरा वक्त शुरू हो गया। अब हाल यह है कि ईडी ने ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन यानी बीओआई से एडटेक फर्म बायजूस के फाउंडर और सीईओ बायजू रविंद्रन के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करने के लिए कहा है। यानी ईडी चाहती है कि रविंद्रन देश छोड़कर ना भागने पाए। इससे पहले बायजूस के मालिक रविंद्रन के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर ऑन इंटीमेशन पहले से ही जारी है। जिसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर ऑन इंटीमेशन जारी होता है, उसके विदेश जाते समय इमिग्रेशन ऑफिसर जांच एजेंसी को इसके बारे में जानकारी देते हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि कोचिंग क्लास से हजारों करोड़ रुपए की कंपनी बनाने वाले बायजूस के मालिक रविंद्रन को देश की जांच एजेंसियां अब ढूंढ रही है। वैसे बायजूस के बुरे दिन तो काफी लंबे वक्त से चल रहे हैं, यहां तक कि बायजूस कंपनी दिवालिया होने की कगार पर पहुंच चुकी है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? बायजू के फर्श से अर्श और फिर अर्श से फर्श पर जाने की पूरी टाइमलाइन हम आज आपको बताएंगे। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि बायजूस के मालिक रविंद्रन को देश की जांच एजेंसियां क्यों ढूंढ रही हैं। यह पूरा का पूरा मामला क्या है? दरअसल ईडी ने बायजूस की पेरेंट कंपनी थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड और उसके मालिक रविंद्रन पर नवंबर 2023 में फेमा यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। यह मामला करीब 9,362 करोड़ रुपए का है। आरोप है कि बायजूस की पेरेंट कंपनी ने यह पैसा भारत के बाहर भेजा और विदेशों में निवेश किया। इससे केंद्र सरकार को राजस्व का नुकसान हुआ था। आसान शब्दों में कहें तो बायजूस के मालिक रविंद्रन पर आरोप है कि उन्होंने देश में कमाए पैसे को गलत तरीके से विदेश भेजा, जिसका खामियाजा बायजूस ने भुगता है। पिछले कुछ वक्त में बायजूस के साथ दो और बड़ी चीजें हुई। पहली ये कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने बायजूस के खिलाफ दिवालिया कार्रवाई शुरू की हुई है। बायजूस पर भारतीय क्रिकेट टीम की स्पॉन्सरशिप कॉन्ट्रैक्ट में 158 करोड़ रुपए की पेमेंट में चूक का आरोप है। और दूसरी ये कि बायजूस का वैल्यूएशन पिछले 1.5 साल में 86% घट चुका है। वर्ष 2022 में कंपनी की प्रॉपर्टी 30,600 करोड़ थी, जो अब 833 करोड़ रह गई है। अब बायजूस की हालत ऐसी हो चुकी है कि उसके पास कर्मचारियों को सैलरी देने तक के पैसे नहीं। एक तरफ बायजूस के कर्मचारियों की सैलरी अटकी हुई है, तो दूसरी तरफ कंपनी पर कर्ज बढ़ता चला जा रहा है। आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। बायजूस के डाउनफॉल की सबसे बड़ी वजह यही है, जिसे बायजूस के मालिक लगातार लोन लेकर पूरा कर रहे थे। लेकिन फिर हालत यह हो गई कि लोन की किस्त चुकाने तक के पैसे नहीं बचे और इसकी गाज बायजूस के स्टाफ पर गिरी, जिन्हें कई महीनों से सैलरी तक नहीं मिली है, जिसके खिलाफ आवाज उठाने पर बायजूस से करीब 5,000 कर्मचारियों को निकाल दिया गया है। जी मीडिया संवाददाता शिवांग मिश्रा ने उन लोगों से बात की जो कभी बायजूस का हिस्सा हुआ करते थे, जिन्हें बायजूस से निकाल दिया गया। इनकी बातें सुनकर आपको अंदाजा होगा कि आखिर बायजूस में चल क्या रहा है और कैसे बायजूस शुरू करने वाले रविंद्रन ने ही बायजूस के खात्मे की जमीन तैयार कर दी। चमत्कार से हाहाकार, बस इन्हीं दो शब्दों में छिपी है एडुटेक कंपनी बायजूस के सफलता से दिवालिया होने तक की कहानी। जिस बायजूस ने बच्चों की पढ़ाई का तरीका बदल दिया, जिस एडुटेक प्लेटफॉर्म बायजूस ने अपने पढ़ाई के तरीके से हजारों करोड़ का साम्राज्य खड़ा कर दिया, उसी बायजूस के पास आज अपने कर्मचारियों को सैलरी देने तक का पैसा नहीं बचा।
हालत ये है कि जो उनसे उस समय वादा करा गया था कि उनको 1 से 2 महीने में उनका इंसेंटिव दे दिया जाएगा, उन्हें उनकी सैलरी दे दी जाएगी जब उन्होंने काम करा था, वो आज तक उन्हें नहीं मिली है। अब ऐसे में आइए आपको उन कर्मचारियों की जुबानी सुनवाते हैं जो कभी बायजूस के साथ जुड़े थे, कभी बायजूस को अपना दूसरा घर मानते थे, कभी बायजूस को हर साल दसियों लाख से लेकर करोड़ों का रेवेन्यू देते थे। बायजूस कभी भारत का सबसे ज्यादा कीमत वाला स्टार्टअप था, लेकिन आज उसके पास इतने पैसे भी नहीं बचे हैं कि इस्तीफा देने वाले कर्मचारी जो अपना नोटिस पीरियड सर्व कर रहे हों और सारे प्रोसीजर पूरे कर रहे हों, उन्हें उनके हक का पैसा दे सके। कुछ नहीं दिया उन्होंने मुझे। लास्ट मंथ जब मैंने नवंबर में छोड़ा था, नवंबर की में भी उन्होंने हाफ सैलरी मेरी काट ली। उन्होंने दी नहीं, हाफ सैलरी उन्होंने दी फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के नाम पे, FNF के नाम पे। और जो मेरे इंसेंटिव्स थे, बोनस थे, उन्होंने वो भी नहीं दिया। इन्होंने मेरा 2,60,000 के करीब काटा है, जो इन्होंने मुझे नहीं दिया। हाँ, प्लानिंग तो सभी करते हैं, मैंने भी प्लानिंग करी थी कि हाँ इंसेंटिव आएगा तो कुछ देखूंगा, कुछ करूंगा, मगर कुछ नहीं मिला तो फिर कुछ कर भी नहीं सकता। मैंने मेल भी डाला, सब कुछ किया, मगर कोई रिस्पांस। आप जब तक सिस्टम में हो, सिस्टम आपके साथ है, आप सिस्टम से निकले, आप कौन हो आपसे जानता ही नहीं है। मैं टीम लीडर की पोजीशन पे था, जहां पे मैं टीम हैंडल कर रहा था 4-5 मेंबर्स की। उसके बाद लेटर ऑन 1 सितंबर को मेरी सैलरी होल्ड हो गई, तो मतलब सैलरी नहीं आई। फाइनली जस्ट 2 days बैक आई गॉट अ मेल कि मतलब सैलरी नहीं आएगी, बट अभी तक मैं मेल ड्रॉप कर रहा हूँ तो मेल पे भी कोई रिवर्ट नहीं है। एसेट्स सबमिट करने होते हैं तो एसेट्स भी सबमिट हो चुके हैं। इनसे मिलिए। इनका नाम है अमन। अमन बायजूस के पूर्व कर्मचारी हैं। अमन को कंपनी ने दिल्ली से महाराष्ट्र भेजा था, टीम लीडर थे, लेकिन बायजूस ने आप देखा ना ताव सीधा इस्तीफा मांग लिया। अनअचीवेबल नंबर देना शुरू कर दिया कि ये करके ले आओ, ये करके ले आओ। कैसे ले आओ वो हमें नहीं पता, बस करके ले आओ। मतलब कि महीने का हफ्ते का 10 लाख 12 लाख रुपए टारगेट रखते थे हफ्ते का। टीम रहती थी और टीम भी भागती थी, परेशान होती थी, फिर धमकी देते थे, सैलरी नहीं देंगे अगर नहीं करोगे, लोन करो, कैसे भी गए मुझे लोन चाहिए, डिसबर्स चाहिए, चाहे जिसका करो तुम। फिर वो काफ़ी प्रेशर रहता था, मतलब कि एक तो फाइनेंशियली मेरे कमिटमेंट्स, ऊपर से ये थोड़ा रहता था कि कट कर देंगे। मतलब कि हमारे VPs रहते थे वाइट हेड में, वो काफ़ी परेशान करते, मतलब कि उस लेवल पे रहते थे कि सैलरी ही नहीं देंगे हम। बायजूस को लेकर सोशल मीडिया भी शिकायतों से अटा पड़ा है। कंपनी की इसी धोखाधड़ी का शिकार हुए हैं दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल मंजीत दाहिया, जिन्हें 15 दिन में कोर्स कैंसिल करने पर पूरा रिफंड का वादा किया गया था, लेकिन मिला आधा ही। वहाँ पे हम गए तो हमने उन्होंने अपना इशू बताया कि हम कंटिन्यू नहीं करना चाह रहे, तो उन्होंने जो आनाकानी करने लगे, 3-4 दिन धक्के खिलाने के बाद जो फिर वे माने। हमने वहाँ पे स्टेशनरी वगैरह सब कुछ जमा करवा दिया। फिर वहाँ पे जो है मिस्टर नमन है ब्रांच हेड, और रिसेप्शन पे थी मिस मोना थी। उन्होंने हमें बताया कि ये एक फॉर्म दिया कि ये फिल कर दीजिए और आपका जो 2 महीने के बाद जो है वो आ जाएगा, रिफंड आ जाएगा। तो ऐसा होते होते मेरा रिफंड आया उसके भी 4-5 महीने और बाद, मतलब टोटल 8-9 महीने के करीब अप्रोक्स जो है टाइम लग गया मुझे। रिफंड आया, कंप्लीट नहीं आया, वो भी 35-40 हज़ार समथिंग आए। अब मुझे काफ़ी पुरानी बात है, मुझे याद नहीं है। हर कंपनी के कुछ नियम होते हैं, जैसे बायजूस के लिए शायद नियम कायदे मायने ही नहीं रखते। जो मन में आया वही कर्मचारियों के साथ किया। ऐसे मामले में कानून क्या कहता है, इसे लेकर हमने वरिष्ठ अधिवक्ता से जाना कि कंपनी पर किस तरह के एक्शन हो सकते हैं और कर्मचारी के पास क्या ऑप्शन है। किसी भी कंपनी को, किसी भी प्रतिष्ठान को अपने एम्प्लॉय को फोर्सफुली निकालने का राइट नहीं है। पहला, कंपनी अगर दिवालिया हो भी जाती है तो उसके लिए कंपनीज एक्ट में प्रावधान है कि किस तरीके से उसको एम्प्लॉयज़ का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उनका जो अमाउंट है उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, किस तरह से उनको मिलेंगे, क्या
होगा वो उसमें डिसाइड करने का पूरा प्रोविजन है। जितने एम्प्लॉयज हैं जो बायजूस के, जिनको फेक प्रॉमिस करके, फॉल्स प्रॉमिस करके उसने रिजाइन करवाया बायजू ने, उसके कंपनी के डायरेक्टर्स और कंपनी के ऑफिशियल्स के ऊपर जो है एक तो एफआईआर दर्ज करवाएं क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का, और दूसरा पैसे के लिए जो सिविल रेमेडीज हैं वो सिविल रेमेडीज के लिए वो एक्सरसाइज करें, अपना जो राइट है लॉयर से मिल करके नोटिस भेजें। नोटिस भेजने के बाद जो है वो एम्प्लॉयज उसके रिकवरी के लिए वो अप्रोप्रिएट सूट जो है सिविल कोर्ट में फाइल करें। आज अगर आप सोशल मीडिया पर बायजूस एफएनएफ सर्च करेंगे तो आपको सैकड़ों पोस्ट मिल जाएंगे जहां बायजूस के पूर्व कर्मचारी बायजूस से अपने हक का पैसा मांग रहे हैं और शिकायत कर रहे हैं कि बायजूस न उनके ईमेल का जवाब दे रहा है और न ही कोई कॉल रिसीव कर रहा है। शिवांक मिश्रा, दिल्ली, जी मीडिया। शिवांक मिश्रा की रिपोर्ट देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि डिजिटल शिक्षा क्रांति के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर ने कैसे बच्चों, उनके अभिभावकों और अपने कर्मचारियों को ठगा है। दरअसल बायजूस ने कभी ऑर्गेनिक ग्रोथ करने की सोची ही नहीं। उसकी ग्रोथ लोन पर टिकी थी और लोन पर ली हुई ग्रोथ ज्यादा दिन तक नहीं टिकती। अब आप खुद सोचिए, जिस कंपनी ने कोरोना के समय सबसे ज्यादा कमाई की हो, वो अचानक 2023 आते आते कैसे बर्बादी के रास्ते पर आ गया। इसके बारे में आपको बताएंगे, लेकिन पहले बायजूस के फर्श से अर्श पर पहुंचने की कहानी बताते हैं। बायजूस की सफलता की शुरुआत केरल से हुई थी, जहां कोझिकोड नाम के कस्बे में रविंद्रन और शोभन वल्ली रहते थे। इनके बेटे थे बायजू। साल 2003 के पहले तक ना ही बायजू ने और ना ही उनके माता पिता ने सोचा था कि उनका बेटा ट्यूशन पढ़ाएगा। साल 2003 में 2 महीने की छुट्टी पर बायजू देश लौटे। इसके बाद उन्होंने एमबीए की तैयारी कर रहे अपने 2 दोस्तों को पढ़ाया। वर्ष 2007 में बायजू की लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि छोटी क्लास की जगह उन्हें ऑडिटोरियम में क्लास लेनी पड़ी। वर्ष 2011 के पहले तक बायजू केवल इंजीनियरिंग या एमबीए की एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कराते थे, लेकिन वर्ष 2011 में बायजू ने अपना एक ऐप लॉन्च किया जिसका नाम रखा गया थिंक एंड लर्न, जिसके जरिए कक्षा 1 से 12वीं तक के छात्रों को पढ़ाना शुरू किया। बस यहीं से इनकी सफलता का सफर शुरू हुआ। इसके बाद तो मानो कंपनी को पर लग गए। वर्ष 2017 में शाहरुख खान को कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। वर्ष 2019 में कंपनी इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी तक पहुंच गई, यानी उनकी ऑफिशियल स्पॉन्सर बन गई। वर्ष 2020 में कंपनी का वैल्यूएशन $10.5 बिलियन था, जिसके बाद दुनिया की सबसे बड़ी एडटेक स्टार्टअप बन गई। साल 2021 में बायजूस ने पेटीएम को पछाड़ा। इसी साल आकाश एजुकेशन सर्विसेज को 7,300 करोड़ में खरीदा। किसी भी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए पैसे की जरूरत होती है। बायजूस ने भी कंपनी को रफ्तार देने के लिए लोन लिया, लेकिन यही सबसे बड़ी चूक बनी, जिसकी वजह से कंपनी का ग्राफ धीरे धीरे नीचे आता गया और कंपनी दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गई। 2019-20 कंपनी का रेवेन्यू 2,511 करोड़ रुपए था, जबकि घाटा सिर्फ 230 करोड़ रुपए का था। लेकिन वर्ष 2020-21 में बायजूस का रेवेन्यू घटकर 2,428 करोड़ रुपए हो गया और घाटा 4,590 करोड़ रुपए हो गया। यानी रेवेन्यू घटता गया और घाटा बढ़ता गया, जिसके लिए कंपनी ने लोन लिया और यहीं से कंपनी का ग्राफ नीचे आता गया। बायजूस पर करीब 10,000 करोड़ रुपए का टर्म लोन है। कंपनी ने कहा है कि उसने $500 मिलियन यानी करीब 4,000 करोड़ रुपए सुरक्षित रखे हैं, लेकिन तब भी 6,000 करोड़ रुपए की जरूरत होगी और यह पैसा कहां से आएगा, इसका सवाल शायद बायजूस के पास नहीं है।